कल संसद सत्र का पहला दिन, मानसून सत्र का पहला दिन और अचानक उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा। क्या हो सकती है वजह? यूज एंड थ्रो या विपक्ष का दबाव? जितनी फजीयत हो रही थी पिछले कई महीनों से, बहुत सारे उनके वक्तव्य को लेकर और जिस तरह से संसद में घेराबंदी हो रही थी, क्या वो दबाव था? अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा कि 75 हो गया है और रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। क्या उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इशारा किया है? सदन की कार्रवाई के दौरान जिस तरह कल हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष से लोग मिलजुल रहे थे, लेकिन ये इग्नोर महसूस कर रहे थे। कौन होगा राष्ट्रपति? ये 2 नाम चर्चा में है। सबसे ज़्यादा चर्चा में नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं, तो बिहार चुनाव से गायब हो जाएँगे। राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में है उपराष्ट्रपति के लिए और रक्षा मंत्री शायद योगी बन सकते हैं, ऐसी कवायद है, ऐसी चर्चा है। अगर रक्षा मंत्री योगी बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी योगी केंद्र में आ जाएँगे और अमित शाह और मोदी अपने मनमाफिक मुख्यमंत्री वहाँ पे बनाएँगे। कई सियासी दांव-पेच है। इसी बीच क्या है असली वजह? क्या कांवड़ जाने की तैयारी भी कर रहे हैं धनखड़ साहब? ये भी दिलचस्प है। सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा जोर पर है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब कानूनविद भी हैं, आप जानते हैं, लगातार सुन रहे हैं, पत्रकार और संपादक भी हैं। तो चलते हैं उनके पास कुछ अंदर की खबर रहती है, कि अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है। एक तीर से कई शिकार करने की तैयारी है क्या? क्या मसला है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, धनखड़ साहब जब कुर्सी पर थे तो भी प्रकारांतर से सरकार को असहज कर रहे थे, क्योंकि हुँ, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो हुँ, लगातार जुडिशरी पर हमलावर थे। हुँ, और तो और वकील भी थे, हैं, रहे हैं वो। वकालत और वकील होने के नाते वो जानते हुए भी कि जज जो है वो उनको इम्यूनिटी प्राप्त है इस तरह के एफआईआर वगैरह पर, वो लगातार एफआईआर कर रहे थे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। हुँ, तो थे तो भी असहज कर रहे थे और गए तो भी असहज कर गए, क्योंकि रात में 8 बजे ने अचानक इनका स्वास्थ्य, इनको पता चला कि इनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, इसलिए अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 8 बजे इन्होंने इस्तीफा दिया, 9 बज के कुछ मिनट पर ये इस्तीफा जग जाहिर हुआ और तब से अटकलें चल रही हैं कि धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया। जी, तो मेरे हिसाब से धनखड़ जी कभी भी मोदी जी के को नहीं रहे, या अभी भी ये कहीं नहीं है कि धनखड़ जी और मोदी जी की 1-to-1 मीटिंग होती हो और उसके बाद धनखड़ जी कुछ कहते हों। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये ज्यादा असहज कर रहे थे, जो लगातार जुडिशरी पर हमले कर रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा हुँ, कि जब वो बोड़े साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोबड़े साहब कह रहे हैं, बोबड़े साहब के बाद आंध्र वाले जो थे सर, हाँ, हाँ। उनका भी नाम कुछ, जी, जी, हाँ। जी। तो उस समय प्रसाद लगातार जो रमन। है रमना रमना साहब थे, तो भी लगातार जो है जुडिशरी पर हमले हो रहे थे, और किरण रिजिजू कानून मंत्री हो करके भी और लगातार सरकार की जुडिशरी की सक्रियता पर हमले कर रहे थे। और सरकार ने जुडिशरी से अपने आंकड़े ठीक करने के लिए किरण मिनिस्टर से हटा दिया और मेघवाल साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया। हुँ, मेघवाल साहब जब से लॉ मिनिस्टर बने, तब से वो प्रत्यक्ष हमला करने से जुडिशरी पर बचते हैं। तो ये जो धनखड़ साहब प्रत्यक्ष हमला जुडिशरी पर कर रहे थे, तो पब्लिक में यही जा रहा था कि सरकार हमले करवा रही है, जबकि सरकार गोपनीय ढंग से बीच के रास्ते पे चलती है। ऐसे ही नहीं तुषार मेहता जो कोर्ट में कहते हैं वो सही मान लिया जाता है, और वही तुषार मेहता आप कह रहे हैं वो सही नहीं माना जा रहा। अब वो जो फूफा है जुडिशरी की, वो वास्तविक है, या दोनों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है उसका नतीजा है? होना जाना कुछ नहीं है।
ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। जब चंद्रचूड़ साहब थे तो भी लगता था कि जुडिशरी बहुत अच्छा कर रही है, और फिर अंत आते आते पता चला कि अरे ये तो शुद्ध रूप से सरकार के जो है इशारे पर सारा काम कर रहे हैं। रमला साहब थे तो भी लग रहा था कि जुडिशरी ठीक चल रही है, लेकिन जिस तरह जजों के अपॉइंटमेंट में कुछ तुम्हारे कुछ हमारे का जो समीकरण, उससे पता चला कि जो है उनके समय में भी मामला जो है सही नहीं था। बल्कि तो यहाँ तक कहा जाता है कि टी एस ठाकुर के बाद जो लगातार 4-5 चीफ जस्टिस हुए, किसी के समय में भी ये ठीक नहीं था। ऐसा दवे साहब ने भी जब वकालत से संन्यास ले लिया है तो कहा। तो कहने का मतलब है कि जो बातें चल रही थी उसको जो है धनखड़ साहब की बातों से पटरी से उतर रहा था। और हो सकता है कि जिस तरह ये बार बार कह रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई, इससे जो जिम्मेदार है एफआईआर कराने के, गृह मंत्रालय, उनके ऊपर भी छींटे पड़ रहे थे कि कहीं न कहीं गृह मंत्रालय जिम्मेदार है कि जो रात में नोट बरामद हुआ उसका जो कोई जो है वो मैं देखा गया जिसकी वो वीडियो तो बनी, लेकिन न नोट बरामद हुआ, न जले हुए नोट बरामद किए गए, न इसका कहीं जो है कुछ सरकारी इंतराज हुआ, न कहीं कुछ हुआ। तो मतलब उसमें जो लीपा पोती हुई, तो उस लीपा पोती में इनके बार बार एफआईआर कहने से सीधे मामला जो है वो प्रकरणांतर से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जा रहा। फिर जुडिशरी ने जिस तरह राष्ट्रपति के रेफरेंस पर, आज 22 तारीख थी, आज उन्होंने बुलाया और सब सारे पार्टियों को नोटिस दिया है, और नोटिस देके जो है उनसे वो मांगा है, जवाब मांगा है। उसके बाद जो है इसकी अगस्त में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम बहस कराएंगे। तो ये जब ये भी मामला आज खुलने वाला था और कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नेचुरली ये माना जा रहा है कि जुडिशरी इस पर और कुछ करे या ना करे, लेकिन ये जो फैसला आया है उस फैसले को जुडिशरी डिफेंड करेगी। उस फैसले को जो है जुडिशरी उल्टेगी नहीं जो समय सीमा बांधा गया है, क्योंकि जो बात संविधान में अंतर्निहित है उसको जुडिशरी ने शब्द दिया है। संविधान में कभी ये मंशा नहीं है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से डिस्टेबलाइज करे। जिससे चुनी हुई सरकार राज्य की है, वैसे वैसे चुनी हुई सरकार केंद्र की है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है भारत। ये जो है कोई राज्य जो है केंद्र सरकार का गुलाम नहीं है, और सबका अपना अपना जो है वो निर्धारित है कि इनके राज्य सूची में क्या है, केंद्र सूची में क्या है, कार्य भी निर्धारित है। तो राज्य सूची के मामलों को केंद्र जो है अपने पास ले करके, और संवैधानिक होते हुए भी उसको जो है प्रकरणांतर से राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से अगर पटरी से उतारे, तो ये विधान में स्वीकार्य बात नहीं। ये मामला भी है। अब इसके अलावा धनखड़ साहब के साथ क्या है, एक तो लगातार बोलते रहे हैं, बोल के जो है सरकार और जुडिशरी के बीच समीकरण उलट पुलट कर रहे हैं। और इसको आप किरण रिजिजू के ला मंत्री के समय जो बोल रहे थे किरण रिजिजू रोज, और बाद में उनको हटा करके जो है संसदीय कार्य मंत्री बना दिया गया और मेघवाल साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया लाके, और आज वही ला मंत्री है। तब जो है जुडिशरी और ला मंत्रालय में सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन उस तरह नहीं है जैसे किरण रिजिजू के समय हो गया था। इससे जोड़ के देखिए कि वो जो है किरण रिजिजू जो बोल रहे थे उसको वो जो है क्या कहते हैं एक प्रकार से आगे विस्तार दे रहे थे। तो इससे सरकार कहीं न कहीं भीतर से असहज हो रही थी, और जुडिशियरी से उसका समीकरण गड़बड़ा रहा था कि इस तरह आप हमारे ऊपर अटैक भी करेंगे और हम आपके पक्ष में भी कुछ अगर करेंगे तो सीधे होगा कि हम अटैक से डर गए हैं। ये अंतर्निहित बात है, ये कहीं कोई शाब्दिक बात नहीं है, ये हम विश्लेषण, ये मेरा विश्लेषण। तो ये बात है। तीसरी बात ये है कि नड्डा साहब ने उनकी राज्यसभा में इंसल्ट कर दी। नड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष को कि चिल्ला चिल्ला के कि आप लगातार सोशल मीडिया पर लहरा रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, मैं जो बात कह रहा हूँ रिकॉर्ड में। अब ये नड्डा साहब कहने वाले कोई नहीं है, ये आसन डिसाइड करता है कि कौन सी बात रिकॉर्ड में जाएगी, कौन सी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। और नड्डा साहब ने जिस तरह से कहा वो भी जो है वो आपत्तिजनक था। फिर नड्डा साहब मीटिंग थी उसमें गए नहीं। जयराम रमेश ने आज जो है इस बात को उठाया है
कि भाई ये लोग गए नहीं, इन्होंने अपमानित किया उपराष्ट्रपति को इनडायरेक्टली। उस पर नड्डा साहब की सफाई भी आ गई है कि नहीं, हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग उस मीटिंग के लिए अनुपलब्ध रहेंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह जो है दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, सफाई, और अभी वो चुप है, वो हेल्थ के आधार पर उन्होंने लिया है। जबकि इस बीच में वो कभी एडमिट उडमिट तो नहीं हुए कि भाई वो जो है आसन चलाते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई हो, उनको उसमें ले जाके एडमिट कराया गया, ये भी नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन उन्होंने एक इतिहास कायम कर दिया इस्तीफा देके, क्योंकि अभी तक वीवी गिरी और जस राष्ट्रपति वेंकट रमन के बारे में है कि वो जब उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, और दो लोगों के साथ इनका भी नाम दर्ज हो गया। वरना या तो राष्ट्रपति की डेथ होने के बाद, उपराष्ट्रपति की डेथ होने के बाद जगह खाली होने होने पर नया चुनाव होता था, या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना दिया जाते थे, तब जो है पद खाली होता था। इस तरह इस्तीफे से पद नहीं खाली होता। अब 6 महीने में चुनाव है, तो बहरहाल अभी वह पोस्ट चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा, जिस तरह उनका इस्तीफा हुआ, जिस तरह स्वीकार हुआ, जिस तरह सार्वजनिक हो गया, जिस तरह उनको किसी ने मनाया नहीं कि आप इस्तीफा मत दीजिए, उससे ये बात तो साबित है कि कहीं न कहीं सरकार असहज थी, और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया हो उच्च स्तर से, तो भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। अब आगे कभी समय आएगा, कोई किताब लिखेगा या समय आएगा तो बात साफ होगी, तो बात अलग है। अदरवाइज तो ये सिंपल मामला नहीं। ये जो 75 साल का जो है मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो वो तो सब एक दूसरे से जोड़ के देखा जा रहा है। तो अभी तो इनका 2 साल बाकी है। अभी तो ये मोदी और क्या कहते हैं, भागवत दोनों से छोटे हैं और राजनाथ सिंह से बड़े हैं। तो दोनों तीनों के बीच के हैं, तो अभी तो ये 1-2 साल और चल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये सिर्फ 75 साल वाली नहीं है सर। यह बात सिर्फ नड्डा के अपमानित करने वाली नहीं है। बात कहीं न कहीं ऊपर से है कि इनको यहाँ तक सोशल मीडिया में चल रहा है कि सादे कागज पे दस्तखत करा के दूसरे लोगों ने इनका इस्तीफा लिखा, और राजनाथ अच्छा। सिंह के घर पे ऐसा हुआ। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, वो हसील शहर है। यहाँ बहुत चीजें जो है छन छन के ऊपर से आती हैं, बहुत टू दी पॉइंट, तत्काल नहीं पता चलता। मैं विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूँ कि मेरी समझ से असली मामला ये है कि सरकार को ये कहीं न कहीं उसी तरह असहज कर रहे थे जैसे किरण रिज्जू असहज कर रहे। फिर सीधे सीधे ये एफआईआर के मुद्दे पर जिस तरह इन्होंने जिद की, ये टकरा गए सीधे सीधे अमित शाह से। ये सब इनके इस्तीफे का प्रमुख कारण रहा। और जिस तरह अनसेरेमनियसली ये हटाए गए, ये हटे, इनको किसी ने मनाया तक नहीं। सब ने कहा कि हाँ हाँ स्वास्थ्य अब ठीक रही है। प्रधानमंत्री का भी रिएक्शन आया है कि आप स्वस्थ रहें, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी कामना है कि आप पूर्ण स्वस्थ रहें। नहीं, ये होता ना कि इस्तीफा देने के बाद लोग कहते हैं कि भाई अरे काहे इस्तीफा दे दिया, मत दीजिए, वापस ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। और जिस तरह उनका इस्तीफा भेजा गया, वो प्रधानमंत्री के पास ही भेज सकते थे अपना इस्तीफा। बहरहाल कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो इस्तीफा है हेल्थ कारण है कि क्या है। उन्होंने कहा सेहत की देखभाल को महत्व देने और डॉक्टरी सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67A में प्रावधान है। धनखड़ ने मार्च 2025 में हार्ट संबंधी समस्या का सामना किया था, लेकिन उसके बाद वे पूरी तरह एक्टिव थे। सोमवार को भी उन्होंने संसद के मानसून सत्र में पहले दिन की कार्रवाई की अध्यक्षता की थी। तो अब एक तो ये पहलू हो गया कि उनका इस्तीफा कंट्रोवर्सी में पड़ गया है, और जिस तरह की परिस्थितियां देश में चल रही हैं कि भाजपा अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि आरएसएस जो है संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहती है, जो मोदी के धुर विरोधी हैं। फिर सोशल मीडिया में चल रहा है कि गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित है। फिर कहीं आ रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष बने, वसुंधरा राजे का भी नाम अध्यक्ष पद के लिए आ रहा है। इस सब फ्लूइड पोजीशन में जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इससे और संदेह गहरा गया कि और जिस तरह इस्तीफा स्वीकार हुआ, किसी ने इनको मनाया नहीं, किसी ने इनको पूछा नहीं कि भाई कौन सी स्वास्थ्य की समस्या हो गई। इससे भी ये संदेह और गहरा गया कि ये इस्तीफा राजनीतिक है, ये इस्तीफा हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं। अब बनेगा कौन? भाई लोगों ने अब ये तुरंत है कि उड़ाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार बनेंगे।
नीतीश कुमार अल्जाइमर से पीड़ित हैं और पूरे बिहार में इस समय जो है आपका बता रहे हैं, चाहे राजनीतिक हल्का हो, चाहे सोशल हल्का हो, और चाहे आम आदमी की चाय और काफी टेबल हो, चाहे चाय की वहाँ छोटी छोटी जो नुक्कड़ टाइप की दुकानें हैं जहाँ कुल्हिया में चाय मिलती, कुल्हड़ में नहीं मिलती, कुल्हिया में मिलती है। एक हाँ। कुल्हड़ में दो कुल्हिया के बराबर चाय होती है। वहाँ कुल्हिया में लोग चाय पीते हैं, क्योंकि कई बार पीते हैं, तो कुल्हड़ में नहीं पीते, कुल्हिया में पीते हैं। इतनी इतनी छोटी छोटी कुल्हिया वो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो वहां वहां बैठ के लोग राजनीति पर चर्चा करते हैं, सब जगह वहां चर्चा है कि भाई नीतीश तो अपने आप में है ही नहीं, नीतीश तो कहीं खो गए हैं, नीतीश तो अल्जाइमर से पीड़ित हैं, वो तो जल्दी लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, अभी जो कहेंगे आधे घंटे बाद उनको याद नहीं रहता। और तमाम छत्रप सदन कैसे वहां जो है चलाएंगे? वो जनता दल यू के जो है वो मालिक बन गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जदयू का आखिरी चुनाव है, इस चुनाव के बाद जदयू बिखर जाएगी। और कहीं न कहीं आ रहा है कि नहीं, नीतीश के लड़के निशांत जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि लगातार ये आ रहा है कि अब की बार चाहे और कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, कि जब वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं लोगों को, अंड का बंड बंड का संड बोल देते हैं, तो इसका मतलब वो अल्जाइमर से बहुत पीड़ित है, किसी को पहचान नहीं रहे हैं। और हमारे जो दो चार लोग परिचित हैं जो नीतीश बाबू के बहुत ही नजदीकी हैं, उनका भी कहना है कि नीतीश बाबू जो है अभी क्या कहेंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वो उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने अभी किससे क्या कहा। हाँ, देखते हैं तो पहचानते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई टिकट चाहिए क्या, तो जाइए तैयारी कीजिए, हम्म। अब कह देंगे तैयारी कीजिए, आप गए तैयारी करने, यहाँ पता चला बीच वाले लोगों ने आपका नाम गायब कर दिया। ये पिछले चुनाव से ही चल रहा है, इस बार तो बहुत भयानक स्थिति है। तो नीतीश कुमार अल्जाइमर लेके संचालन कैसे करेंगे राज्यसभा का, ये सोचने की बात है, इसलिए इनके होने की संभावना नहीं के नहीं के नहीं है। बराबर है। बाकी राजनाथ सिंह को तो उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा था, वो नहीं बने। वो जानते हैं कि जो है वो उपराष्ट्रपति बनने का मतलब है कि प्रधानमंत्री पद का दावा छोड़ना और सीधे हम्म। सीधे जो है राजनीतिक बियाबान में जाना। जैसे इसके पहले जो है वो कई बीजेपी वाले लोग बन चुके हैं, जो अच्छे खासे मंत्री थे, उपराष्ट्रपति बन के आज घर बैठे हुए हैं। सुमित्रा महाजन है, लोकसभा अध्यक्ष बनी, उसके बाद 75 साल में घर बैठी हुई हैं, जबकि वो पूरी तरह सक्रिय हैं। तो कहने का मतलब है हम्म। राजनाथ सिंह का नाम इस तरह नहीं है आपका, जो है इसी तरह जो तमाम लोगों का नाम है। तो सबसे पहले इसमें ये सोचना चाहिए कि जो राज्यसभा को चला सके, हम्म। तो सभापति है, सभापति जरूर हरिवंश जी हैं, लेकिन वो उप सभापति हैं, वो जब सभापति नहीं रहते तो वो संचालन करते हैं। बाकी तो वो भी है सांसदों की वो भी है, मगर पैनल भी है, जिसमें कि वो दोनों लोग नहीं रहते तो सांसदों के पैनल में से बारी बारी से लोग संचालन करते हैं, पीठासीन अधिकारी बन के, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। हम्म। लेकिन कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो बनेगा वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरएसएस बीच में है, वो किसको जो है उपराष्ट्रपति बनाना चाहेगी, किस पे उसके नाम की सहमति होगी। और जो चला सके सदन को, जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कभी गुस्सा हो, कभी हंसे, कभी चला सके, वही सदन चला सकता है, सब लोग सदन नहीं चला सकते। तो इसलिए चुना वही जाएगा। तो अभी बहुत फ्लूइड पोजीशन है, अभी कुछ कहना समय के पहले है कि किसको जो है उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था, मार्गरेट अल्वा लड़ी थी, तो उनको तो 200 से कम ही वोट मिले थे और इनको 500 से अधिक वोट मिले थे। इस तरह धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति बने थे। अब इस बार क्या होगा, विपक्ष क्या करेगा, क्यों, क्योंकि पिछली बार बनने में और इस बार भी राज्यसभा और लोकसभा का समीकरण अलग अलग हो गया है। उस बार लोकसभा हम्म। में 30 कहते हैं बीजेपी की थी, इस बार केवल 240 सीट है। इसके अलावा वो नीतीश कुमार की पार्टी और उसके ऊपर निर्भर हैं, क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू। नायडू की पार्टी पर, और भी। तो नायडू की पार्टी पर तो वो लोगों का क्या रुख रहेगा, वो किसके नाम पर सहमति देंगे नहीं देंगे, अपना बनवाना चाहेंगे या बीच का होगा, ये सब बहुत फ्लूइड पोजीशन है। इसमें जल्दीबाजी पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में क्या होगा ये अभी आने वाले भविष्य के गर्भ में। और ये भी भविष्य के गर्भ में है कि वास्तव में इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन दो कारण जो मैंने आपको बताया, कि एक तो इन्होंने जुडिशरी को असहज कर दिया था और सरकार भी असहज थी, और दूसरा जो गृह मंत्रालय पर इनडायरेक्ट अटैक था इनका कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, उस राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि वो झुकेगी, तो नहीं झुकेगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं धनखड़ साहब भी सेंस
या होते। ये 3 कारण प्रमुख है, बाकी और जो भी कारण हो, इस्तीफा क्यों लिया गया, क्या लिया गया और इस्तीफा इन्होंने दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया, ये तो पूरे घटनाक्रम से साफ। जी। मतलब अब ये मान लिया जाए कि इनका रिटायरमेंट हो गया धनखड़ साहब। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। हुँ। चलिए सर, कई राजनीति के दाँव पेच होते हैं, असली वजह क्या है? लेकिन अचानक 8 बजे रात में तबीयत खराब होना और इस्तीफा, कल तो संचालन कर ही रहे। तो बहुत सारे पेच हैं, देखते हैं जब इतिहासकार कोई शोध करेंगे भविष्य में, तब इसका अनुसंधान ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।